फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के अगुवाई में बांग्लादेश में इलेक्शन करवाने का प्रोसेस अपनाया। उसके बाद आ जाता है जी सन 1965। सन 1965 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान, जिस टाइम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही था, उस टाइम भारत से युद्ध हो जाता है। कश्मीर में जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने कव्वाल के भेष में पाकिस्तान के जो ट्रेंड सेना थे उन्हें कश्मीर में भेजते हैं ताकि हम कश्मीर को काट लिया जा सके और पाकिस्तान में मिला दिया जा सके। उसमें सबसे बड़ी जो गलती थी वह भारत के उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री के थे। लोगों को यह विचार है ऐसा। तो उस टाइम जब 65 का जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस टाइम भी सेना में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मरने के लिए ज़्यादा तौर पे छोड़ दिया गया और उन्हें फौज के अंदर बहुत ही ज़्यादा तिरस्कार की भावना से देखे जाने लगा। उन लोगों को फौज के अंदर नाटे, काले, मच्छी चावल खाने वाले अलग अलग अपशब्द कह के उनको चिढ़ाया जाता था कि तो तुम लोग सेना में काम करने लायक नहीं हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनको भारत के सामने मरने के लिए पैदल यूं ही छोड़ दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जब मर गए, जब युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे जब सैनिक यहाँ से मारे गए तो पाकिस्तान की सेना इतना डरपोक सेना है कि उन्होंने 100 को लेने से मना कर दिया कि ये मेरा सेना है ही नहीं, मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। तो उस टाइम जो भारत में जो भी मुस्लिम धर्म गुरु लोग थे उन लोगों ने उन्हें दफनाया। तो 1965 के बाद अब और ज़्यादा धीरे धीरे उन लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। उसके बाद होता क्या है और उस इलेक्शन में 1970 में स्थिति अब दोनों देशों के बीच में एकदम चरम पे पहुंच गई। स्थिति एकदम दोनों देशों के हालात खराब होने लगे, असंतोष बहुत ज़्यादा हो गई, असमानताएं भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे में होने लगा। जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व की सबसे बड़ी पार्टी पूर्वी पाकिस्तान राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग में राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमतों से जीत हासिल की, पार्टी में पूर्व पाकिस्तान के आवंटित सीटों में 169 सीटों में से 167 सीट जीत जाते हैं जी। इस तरह से अवामी नेशनल असेंबली 313 सीटों से बहुमत हासिल कर लेते हैं। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के में जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पूर्व में विदेश मंत्री भी थे, वह रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। अब जब इनकार कर देते हैं कि बोलते हैं कि ये काले नाटे लोग अब क्या हम पंजाबियों पर राज करेगा। दो प्रधानमंत्री रखने के फिर जब समझौता होता है तो उन लोगों ने आपस में विचार करके यह बात बोला कि हम 2 प्रधानमंत्री रखेंगे। इसके लिए प्रत्येक विंग के लिए एक, जैसे एक पूर्वी पाकिस्तान में होगा और एक प्रधानमंत्री पश्चिमी पाकिस्तान में होगा। पहले ही से 1 यूनिट सिस्टम को लेकर शुरू से ही विरोध हो रहा था। भुट्टो ने रहमान के 6 बिंदु पर भी अपना विचार उसको मानने से इनकार कर दिया गया। अब संतोष की भावना, एक प्रधानमंत्री जो जीत चुके हैं उनको सीट पर न बैठने देना। 3 मार्च 1971 को राष्ट्रपति जनरल आहिया खां द्वारा उन्होंने दोनों विंग के 2 नेताओं को भाग का फैसला करने के लिए ढाका में मीटिंग बुलाया जी। शेख मुजीबुर रहमान जो जब वह उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने का बात होने लगा तो उन्होंने देशव्यापी हड़ताल शुरू करने के लिए धमकी दी। भुट्टो को गृह युद्ध की आशंका होने लगी थी कि अब इस देश में गृह युद्ध की संभावना बनेगी, इसलिए उन्होंने अपने भरोसेमंद जो साथी थे
मुबाशिर हसन को भेजते हैं और एक संदेश दिया जाता है मिजुमुर रहमान को कि वह भुट्टो से मिलने का फैसला करें। अपने आगमन पर रहमान भुट्टो से मिलने और दोनों रहमान के प्रधानमंत्री और भुट्टो के राष्ट्रपति के रूप में संगठित सरकार बनाने पर सहमत होते हैं। लेकिन बाद में शेख मुजीबुर रहमान ने ऐसी संभावना होने से इनकार कर देते हैं जी। इस बीच सेना की इस घटनाक्रम से अनजान था कि भुट्टो ने रहमान के निर्णय लेने के लिए अपना दबाव बना दिया। अब आती है 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान, जो जल्द ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वे रेस कोर्स जो ग्राउंड था, अब उसका नाम सुहारवर्दी उद्यान में एक भाषण देते हैं और इस भाषण में उन्होंने 25 मार्च को नेशनल असेंबली की बैठक में विचार करने के लिए एक और 4 सूत्रीय अपनी मांग को रखते हैं। उनका 4 सूत्रीय मांग में था मार्शल लॉ को तत्काल देश से हटाया जाए, सभी सैन्य कर्मियों को तत्काल अपने बैरक में वापस भेजा जाए, जन माल की जितना भी अभी तक हानि हुआ है उसका जांच किया जाए और 25 मार्च को विधान सभा में बैठक से पहले जब शपथ ले लिया जाए वे निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद हों। इलेक्शन के बाद 25 मार्च को विधान सभा की बैठक से पहले जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको सत्ता का तत्काल हस्तांतरण उनको करना था। तो इसी के बीच में मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में एक भाषण देते हुए अपने लोगों को इलेक्शन जीतने के बाद संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों के हर घर को प्रतिरोध के किले में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने अपने भाषण में यह कहते हुए समाप्त किया कि हमारी संघर्ष हमारी स्वतंत्रता के लिए है, हमारा संघर्ष हमारी स्वतंत्रता के लिए है। इस भाषण को मुख्य घटना माना जाता है जिसने राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। ये जब पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को अब इस भाषण के बारे में जब पता चलता है तो जनरल टिक्का खान को पूर्वी बंगाल का राज्यपाल बनाने के लिए ढाका भेजा गया था। न्यायमूर्ति सिद्दीकी सहित पूर्वी पाकिस्तान न्यायाधीशों ने उन्हें शपथ दिलवाने से इनकार कर देते हैं। 10 से 13 मार्च के बीच पाकिस्तानी इंटरनेशनल ने सभी सरकारी यात्रियों को ढाका ले जाने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को रद्द कर देती है। वे सरकारी यात्री में सभी नागरिक को, तो वहाँ के जो सेना थे उनको सामान्य नागरिक के रूप में और साथ ही गोली बंदूक के साथ उनको सैनिकों को ले जाने के लिए पूरा एयरलाइन उनको वहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। लेकिन चटगांव बंदरगाह पर और जैसे ही जहाज़, पानी वाला जो जहाज़ जाता है, तो वहाँ के जो श्रमिक लोग थे उन्होंने वहाँ उतरने से सैनिकों को मना कर देते हैं। इसी के विरोध में पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर, श्रमिकों पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और वहाँ बहुत सारी मृत्यु होती है। ये तो राजनीतिक उठापटक देश में चल ही रही थी कि उधर एक और घटना घटती है। वह घटना 1970 में एक भोला नाम का चक्रवात आता है जी, जो 12 नवंबर को शाम को पूर्वी पाकिस्तान के तट पर भूस्खलन किया। लगभग उसी समय जब स्थानीय उच्च ज्वार आया जिसमें अनुमानित 3 लाख लोग उसी टाइम मारे जाते हैं, वह चक्रवात के कारण। वह बताया जाता है जी कि 1873 के बाद दूसरी सबसे बड़ी उस टाइम ज्वार आया था। आज जो पैसा मांगा जा रहा है उस टाइम बहुत सारे देशों से उस चक्रवात में सहायता के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं। वह पैसा पश्चिमी पाकिस्तान के लोग खुद के पास रख लेते हैं और सहायता के लिए बिल्कुल भी
पूर्वी पाकिस्तान की ओर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी सरकार ने आपदा का भयावहता की समझ की कमी के कारण राहत प्रयासों को संभालने में गलती और गलतियां की। अब होता क्या है कि एक तो कोई सरकारी मदद पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से पूर्वी पाकिस्तान को भेजा नहीं गया। उसके बाद होता क्या है जी कि चक्रवात के 10 दिन पूर्व जितने भी सरकारी काम करने वाले लोग वहाँ पे आए हुए थे उन सभी को वहाँ से हटा लिया जाता है और साथ ही साथ न्यूज़ पे और टीवी चैनल पे रेडियो पे उस खबर को दबाने का पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया जाता है। इससे वहाँ के लोगों में और गुस्सा भड़क जाता है। इस चीज़ को लेकर 19 नवंबर को छात्रों ने सरकार की धीमी प्रतिक्रिया के विरोध में एक मार्च निकालते हैं जी, जो हमीद खान भसानी ने 24 नवंबर को 50,000 लोगों की एक रैली को लेकर इस चीज़ को संबोधन में पूर्वी पाकिस्तान में ये बात बोलते हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति की अक्षमता पर आरोप लगाते हैं और इस्तीफे की मांग करते हैं। मार्च से में पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण राहत प्रयासों को सीधे तौर पर शामिल 2 सरकारी संगठनों ढाका का कार्यालय में कम से कम 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाता है। एक तो पहले ही उस देश में आफत आया हुआ है, उसके बाद और जो सरकारी कुछ मदद आ भी रहा था वह सारा का सारा पैसा पश्चिमी पाकिस्तान रख लेता है और कुछ पैसा और जो बचता है वह भी वहाँ फंड देने में कमी कर देते हैं। अब जो चटगांव बंदरगाह पे गोलीबारी की जब घटना होती है तो अब पूरे पूर्वी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान में अब वहाँ पर स्वतंत्रता की मांग और ज़ोरों से उठने लगती है और लोग एक पूर्णतः स्वतंत्र होने की मांग करने लगते हैं। अब वहाँ पे पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना, पश्चिमी जो पाकिस्तानी सेना है वह पूरी की पूरी वहाँ पहुँच चुकी है। इसका जो नेतृत्व करता है जनरल टीका खान है और वहाँ से अब युद्ध का कार्यक्रम पूर्ण तरह से स्टार्ट हो जाता है, जिससे भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। जितने भी वहाँ से लोग रिफ्यूजी थे वह सभी लोग वहाँ से भागकर भारत में आने लगे। लगभग उस टाइम 2 करोड़ की आबादी वहाँ से पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में आकर बसने लगे, क्योंकि बॉर्डर था नहीं। लोग वहाँ से जब हमला हो तो यहाँ पर भागकर आ जाने लगे। अब हम देखते चलते हैं कि आगे टाइम टू टाइम कहाँ कहाँ और ज़्यादा स्थिति पच्चीस मार्च 1971 को सर्च लाइट नाम से बांग्लादेश में ऑपरेशन शुरू कर दी जाती है। ऑपरेशन जो सर्च लाइट है वह उसमें मुख्य रूप से जो निशाने पर थे वह हिंदू ही थे, क्योंकि ऑपरेशन सर्च लाइट के मुख्य रूप में जो सबसे ज़्यादा जो अभी तक मृत्यु हुई उसमें सबसे ज़्यादा मरने वाले हिंदुओं की संख्या थी। जितने भी महिलाओं को बलात्कार किया गया उसमें सारे के सब हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे। जब स्टार्ट होने लगा तो मुख्य चरण मार्च में सर्च लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होता है। अप्रैल और मई होते होते वह पूरे मध्य जो बंगाल है वहाँ तक पाकिस्तानी सेना पूरे कब्जे को, पूरे शहर को, पूरे कस्बे को हथियाते हुए चल जाते हैं। और उसी में अब होता है बांग्लादेश में नरसंहार का शुरुआत होता है, जो कि वहाँ ढाका के जो विश्वविद्यालय है पूर्वी पाकिस्तान के सभी हिस्सों पर भी पाकिस्तानी सेना ने अब जब नरसंहार शुरू कर दिया तो ढाका विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर जो एकमात्र हिंदू आवासीय परिसर था पूरे पाकिस्तान में, जिसका नाम था जगन्नाथ हॉल,
को पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया और साथ ही साथ वहाँ पे 10 से 12,000 हिंदू जो विद्यार्थी थे उनका कत्ल निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद वहाँ पर और जितने भी महिलाएं और लड़की थी उन सभी को रोड से विश्वविद्यालय से पकड़ कर उनको पाकिस्तान के जो सैन्य छावनी थी, कैंप था, उसमें ले जाया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। और उस टाइम वहाँ के जो सेना अधिकारी थे वह साफ साफ कहते थे कि इन काले बंगालियों को मैं नस्ल बदल दूंगा। इतना ज़्यादा बलात्कार हुआ वहाँ पे। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख महिलाओं को वहाँ बलात्कार किया गया और लगभग उतना ही लोगों को हत्या की गई। उसके बाद भारत पे बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा। तो उस टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वह बांग्लादेश को, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको बचाने के लिए सोचते हैं, लेकिन पूरे के पूरे जो विश्व थे वह पूर्णतः खिलाफ थे इसके। तब जो मनिक शाह हमारे आर्मी चीफ थे उस टाइम, उन्होंने वहाँ का कमान संभाला, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तानी सेना ने उत्तर भारत के कुछ हवाई क्षेत्रों पे बहुत ही ज़्यादा बमबारी की और इस चीज़ को लेकर, भारत पर हमला को लेकर पुनः संघर्ष स्टार्ट होता है और भारत भी अब इस युद्ध का हिस्सा बन जाता है। यह लड़ाई लगभग 9 मंथ लगातार चलते रहता है। इसके बाद भारतीय सेना जाती है, वहाँ के जो बंधु थे मुफ्ती वाहिनी, उनके साथ मिलकर युद्ध करती है और पश्चिमी पाकिस्तान के सेना को वहाँ से खदेड़ देती है। जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सबसे ज़्यादा अभी तक जो सैनिक का सरेंडर किया, जो सैनिकों ने सरेंडर किया, उसकी संख्या 93,000 फौजी लोगों ने भारत के सामने सरेंडर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 93,000 लोग भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना पतलून उतार देती है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि बंगाल में पूर्णतः शांति आती नहीं है और बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है, जो कि 26 से 27 मार्च 1971 को रात लगभग 1:30 पर रेडियो पाकिस्तान के खबर के मुताबिक मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी बातें वहाँ पर झूठे बोले जाते थे। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने सरेंडर करती है, पतलून उतारती है। अब आगे देखते हैं कि अब बांग्लादेश आज़ादी के बाद वहाँ क्या शांति आई, तो आगे के हम चैप्टर में देखेंगे कि नहीं, बिल्कुल शांति आई नहीं, पुनः उठापटक अभी चल रहा है। तो यहाँ तक हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो बिलियन डॉलर 4.5 बिलियन डॉलर जो मांगा जा रहा है वह वही जो चक्रवात आया था उसी का पैसा था, और जो इतने क्रूरता पूर्वक हमला किया गया उसके लिए माफ़ी मांगी जा रही है। इसमें और हिंदू के साथ साथ जो और भी बंगाली मुसलमान थे उन लोगों का लगभग बताया जाता है कि 3 लाख लोगों की मृत्यु बंगाली बिहारी मुसलमानों की हुई, जो उसके बाद कुछ बिहारी मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान से भागकर पश्चिमी पाकिस्तान में जाकर बसे हुए हैं। आज भी जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पर पाकिस्तान बिहारी जो मुस्लिम हैं वे लोग हैं, लेकिन उन लोगों को एक कैंप के अंदर ही बस रख दिया गया था, क्योंकि उनके जो शुरू में युद्ध हो रहा था उस टाइम बंगाल के लोगों ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया। अब आगे में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में
शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और उसके तुरंत बाद 1975 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान के घर पे वहाँ पर जितने भी और जो ग्रुप थे वह लोग हमला करते हैं, आतंकवादी ग्रुप लोग, और उनके सभी परिवारों को कत्ल कर दी जाती है। सिर्फ उनकी एक बेटी बचती है, शेख हसीना, जो अभी से कुछ समय पहले तक बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी। एक्चुअली वह उस टाइम उस घर में उपस्थित नहीं थी, नहीं तो कट्टरपंथियों द्वारा उनको भी उसी टाइम हत्या कर दिया जाता। अब हम देखते हैं कि उसके बाद 1976 में सैन्य शासकों ने ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगाया। 1977 में उसके बाद जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं। इस्लाम को सर्वाधिक मान्यता वहाँ मिल जाती है। वहाँ के लोग अब बोलते हैं कि अब यह देश शरीयत के हिसाब से चलेगा। 1981 ईस्वी में जनरल जिया तख्ता पलट करने की कोशिश में मारे जाते हैं और अब्दुल सत्तार वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1982 ईस्वी में एक और बांग्लादेश में तख्ता पलट होती है। उसके बाद जनरल अरसाद सत्ता में आए और संविधान और राजनीतिक दलों की वहाँ पर वैधता समाप्त कर दी जाती है। 1983 ईस्वी में सभी स्कूलों में वहाँ पर अरबी और कुरान के पढ़ाने का हुक्म दे दिया जाता है। पूरा तरीका से अब बांग्लादेश को कट्टरपंथी मुसलमानों के हाथों में झोंकने का काम कर दिया जाता है। उसके बाद 1986 में संसद और राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें अरशद विजयी होते हैं और सैनिक की सत्ता वहाँ से फिर हटाकर वहाँ पर लोकतंत्र की पुनः स्थापना की जाती है। लेकिन उसी टाइम पुनः 1887 को विपक्ष की हड़ताल के बाद देश में इमरजेंसी फिर लगा दी जाती है। 1988 में उस देश में बहुत भयंकर बाढ़ आता है, जिसमें बांग्लादेश 1/3 देश पूरा पानी में डूब जाता है। 1990 में भारी जन विरोध के बाद वहाँ पर अरशद पद से हटते हैं। उसके बाद 1991 में अरशद को जेल भेज दिया जाता है और जनरल जियाउर रहमान की पत्नी जो अब विधवा थी खालिदा जिया वहाँ की प्रधानमंत्री बनते हैं और वह संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित कर देते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 1991 ईस्वी में वहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप में और अरशद को जेल भेज दिया जाता है और 1998 में बाढ़ ने पूरी तबाही मचाई और उसके 1975 में मुजीब हत्याकांड के जिम्मेदार के लिए 15 पूर्व सैनिक को मौत की सजा सुनाई जाती है। सन 2000 में स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में पाकिस्तानी राजनीतिक और बयान पर विवाद होता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश में फिर से कटता आ जाती है। 2001 में आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हार गई और धार्मिक दलों के समर्थन के साथ जातीय सत्ता पार्टी में आई बेगम खालिदा जिया फिर प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद 2009 में भारी बहुमतों के साथ शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री वहाँ के बन जाते हैं। 2023 में जमाते इस्लाम पार्टी के नेता अब्दुल कादर मुल्ला को 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद उसी को लेके अब कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि शेख हसीना का पुनः वहाँ से तख्ता पलट कर दिया जाता है। अब शेख हसीना भारत में आकर शरण ली हुई हैं और वहाँ पे हिंदुओं पर और भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है। हमें अब आप अपना कमेंट के माध्यम से बताइए कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुके, वे लोग शांति से रह पाएँ। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब करवाएं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय माँ भवानी, जय बिहारी।